हेलो स्टूडेंट। सो हम लोग लास्ट क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मास के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, उसी उसी को टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लेक्चर बना रहे हैं आज के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग कर क्या रहे थे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसी को हम लोग मूल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे वो समझेंगे कि मास जो होता है इस चैप्टर में बेसिकली 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। एक हो गया आपका एटॉमिक मास, सेकेंड हो गया आपका मोलर मास और थर्ड हो गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एटॉमिक मास, मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास। मास इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, एटॉमिक मास, मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास क्या होता है कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। और एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को किस यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं, AMU से एक्सप्रेस करते हैं। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं AMU। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को चाहे तो और शॉर्टेड वर्जन में केवल यूम से लिखते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। और मोलर मास को ही फर्दर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इफ यू कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 atoms of any element is known as gram atomic mass, and the mass of 6.022 into 10 to the power 23 molecules of any compound is known as gram molecular mass। यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे और साथ साथ ये भी बताए थे व्हाट इज एटम और व्हाट इज मॉलिक्यूल। क्लियर यहाँ था? उसी को थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हैं, रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आपको क्या क्या बताए थे कि जो मास का जो क्लासिफिकेशन है मास, ठीक है, बेसिकली हम लोग मास को 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 तरीके से, बेसिकली सिंपल तरीके से। एक हो जाएगा आपका क्या? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। सेकेंड क्लासिफिकेशन हो जाएगा आपका क्या? मोलर मास। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज मोलर मास। देखेंगे आप लोग सही से। और थर्ड क्लासिफिकेशन हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ये 3 बेसिक तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं मास को। फर्स्ट वन इज एटॉमिक मास, सेकेंड वन इज मोलर मास एंड थर्ड वन इज मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखो इसका डेफिनेशन भी ना बड़ा सिंपल है। डेफिनेशन बड़ा सिंपल है। एटॉमिक मास को शॉर्टेड वर्जन में एब्रिविएट करके कैसे लिखेंगे? AM। एटॉमिक मास को हम लोग AM फॉर्म में लिखेंगे शॉर्टेड वर्जन में, AM। मोलर मास को डबल M करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डबल M। डबल M करके मतलब मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास को डबल M तो नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर मैच कर जाएगा। आप इसको लिखेंगे MOL। ठीक है, MOL। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कर देंगे MOL डैश मास, ऐसे करके लिखेंगे MOL और कैपिटल M, इस तरह से। मॉली कर लो, मॉलिक्यूलर मास है ना, मॉलिक्यूलर मास तो मोल करके डॉट कर देना, यहां से आपको शॉर्ट वर्जन करके लिखेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिफाइन करेंगे? एटॉमिक मास में छुपा हुआ है क्या? एटम। एटॉमिक मास में छुपा हुआ है क्या? आपका एटम। मोलर मास में क्या छुपा हुआ है? मोल। मॉलिक्यूलर मास में क्या छुपा हुआ है? मॉलिक्यूल। क्या छुपा हुआ है? मॉलिक्यूल। तो देख रहे हो, मतलब कि एक एटम के मास को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं, 1 मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर मास। और 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स या 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस के मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास। ध्यान रखिएगा, बड़ा सिंपल डेफिनेशन है। बहुत सारा डेफिनेशन तो उसके वर्ड में ही छुपा हुआ है। देयर आर लॉट्स ऑफ टर्म इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ डिफाइन इटसेल्फ, अपने आप को बड़ा इजीली और बड़ा क्लियरली डिफाइन करता है। तो टर्म को बड़ा अच्छे से देखेंगे। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि द मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट। एलिमेंट किससे बनता है पता है आपको? व्हाट डू यू मीन? सब छोटे क्लास में पढ़े होंगे। अब छोटे क्लास वाला चीज हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं आपको, ये सब चीज आपको पता होगा क्योंकि आप वो सब पढ़ के आए प्राइमरी क्लास में। क्या होता है एलिमेंट? एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस which is made up of same type of atoms। एलिमेंट आपका सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ रहता है। ठीक है, वो प्योर सब्सटेंस होता है। और आपका कंपाउंड कैसे बनता है? कंपाउंड इज आल्सो प्योर सब्सटेंस which is made up of एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल से एग्रीगेट होके बनता है इनफ। और इसमें अगर कहा जाता है कि एटॉमिक मास रेशियो जो होता है एटम का वो फिक्स होता है, ये भी बोलते हैं, बट एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल से आपका
कंपाउंड बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन सिंपल तरीके से कैसे बोलेंगे, मास ऑफ वन एटम, सिंपल तरीके से मास ऑफ वन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास, इज नोन एज एटॉमिक मास। ये क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। ये डेफिनेशन हो गया सर। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा बोलो, मोलर मास का। तो मोलर मास में मोल छुपा हुआ है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मास ऑफ वन मोल ऑफ पार्टिकल्स, किसी भी सबस्टांस के 1 मोल ऑफ सबस्टांस का, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी सबस्टांस, किसी सबस्टांस के 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स का जो मास होता है, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मोलर मास, इज नोन एज मोलर मास, इज नोन एज मोलर मास। क्लियर है? आता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर मास, बोलिए। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल of any compound is known as molecular mass, is known as molecular mass, molecular mass। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसको एक्सप्रेस किससे करते हैं, एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन एएमयू, इसको एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं, ध्यान रखिएगा, इट इज एक्सप्रेस्ड इन एएमयू। अब ये इसको ग्राम और केजी में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये स्पेशल टाइप का आपका यूनिट है मास का, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, ठीक है। एएमयू स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। एंड मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन, मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो एक्सप्रेस्ड, इट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन एएमयू, इसको भी एएमयू के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इसे किससे एक्सप्रेस करते हैं बताओ, इट इज एक्सप्रेस्ड, मोलर मास को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसको हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ध्यान रखिएगा, ग्राम शॉर्ट फॉर्म में जी लिखते हैं। एएमयू बाहर लिख लेना, एएमयू स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट, एक स्पेशल टाइप का यूनिट बनाया गया है, एटॉमिक मास यूनिट। और ये आपका कोई एब्सोल्यूट नहीं है, ये रेफरेंस टाइप का है, एटॉमिक मास यूनिट। इसको और शॉर्टेन वर्जन में लिखना चाहते हो तो उसको और शॉर्टेन वर्जन में एएमयू को हम लोग यू भी लिखते हैं। यू मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास, चाहो तो लिख लेना, यू मतलब यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास, एएमयू स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल भी चाहो तो समझ सकते हो आप। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि हम कोई पूछ दे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हम लोग लिखते हैं क्या, 16U लिखते हैं या 16 एएमयू लिखते हैं। अगर कोई पूछ ले एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 40U लिखते हैं, यू करके लिखते हैं, यू मतलब एएमयू होता है, या शॉर्टेन वर्जन में यू करके भी लिखते हैं। अगर हमको लिखना है मॉलिक्यूलर मास अगर हमको लिखना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना हम लिखेंगे, ये कैसे निकालते हैं ये भी बताएंगे, 18 होता है, 18U। अगर आप चाहो तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 भी लिख सकते हो, कितना होता है, 44U। सब बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोलर मास जो है, मोलर मास को फर्दर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स है, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स मतलब समझे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। तो ये पार्टिकल्स क्या हो सकता है, ये पार्टिकल्स मे बी आपका एटम्स हो सकता है, और मे बी ये क्या हो सकता है, ये मे बी आपका मॉलिक्यूल्स हो सकता है। अगर आप 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के मास अगर आप निकालते हो, ठीक है, इतने एटम्स के अगर मास निकालते हो, तो उस मास को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग एक्सप्रेस या एब्रिविएट करके लिखते हैं GAM, और इसको एक्सप्रेस किसमें करेंगे, इट इज एक्सप्रेस, नाम में ही छुपा हुआ है ग्राम, और ये किसका पार्ट्स है, ये मोलर मास का ही क्लासिफिकेशन है। मोलर मास को हम लोग ग्राम में अगर क्लासिफाई कर रहे हैं, तो उसका जो क्लासिफिकेशन है, फर्दर जो क्लासिफाई किया है, उसको भी ग्राम में क्लासिफाई करेंगे। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन ग्राम, इसको भी हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। तो इतने एटम के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। और 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के मास को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप के मास को क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे,
शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं G लिख दो, क्योंकि डबल मोलर मास तो ये है, तो G लिख सकते हो या MOL करके लिख दो, ठीक है। इसको भी एक्सप्रेस किसमें करते हैं, ग्राम में, ध्यान रखिए, इसको भी एक्सप्रेस ग्राम में करते हैं। तो आई होप कि इतना टर्म आपको समझ में आ गया कि एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, क्लियर होना चाहिए। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है 1 एटम का मास, ग्राम एटॉमिक मास होता है 6.022 into 10⁻23 एटम का मास, उसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास होता है 1 मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास होता है 1 मॉलिक्यूल का मास, उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, और इतने मॉलिक्यूल के मास को बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मोलर मास ऑब्वियस क्या होता है कि 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स के मास को हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, मतलब 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स का जो मास निकालते हैं उसे बोलते हैं मोलर मास। एंड मोलर मास आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये सब टर्म मिलेगा, और ये सब में थोड़ा थोड़ा क्या है, बेसिक डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज नॉट सेम, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मोलर मास में भी थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है, तो ध्यान रखेंगे। और मोलर मास को हमेशा हम लोग किसमें एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में, ध्यान रखिए, किसमें एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में। और एटॉमिक मास और ग्राम, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करते हैं किसमें, हम लोग AMU में। किसमें एक्सप्रेस करते हैं, AMU में एक्सप्रेस करते हैं, तो याद रखना। और ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो इसी का क्लासिफिकेशन में फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं, तो इसको तो ग्राम में क्लासिफाई करेंगे। तो ध्यान रखना, 1 एटम, 2 एटम, 10 एटम, 50 एटम का अगर आपको मास निकालना है तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं AMU में। या 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल, 50 मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल, 200 मॉलिक्यूल का अगर मास निकालना है तो उसको भी एक्सप्रेस करते हैं AMU में। ध्यान दीजिएगा ये चीज, क्यों हम लोग AMU में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि AMU बहुत ही छोटा यूनिट है, मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो बहुत ही छोटा यूनिट है। छोटे यूनिट के लिए हम छोटे मैग्नीट्यूड वाले के लिए हम छोटा यूनिट यूज करेंगे। बट हम 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल एटम या मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं तो उसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, क्योंकि इतने बड़े एटम या इतने बड़े नंबर, इतने बड़े मॉलिक्यूल का अगर मास निकालोगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी बहुत बड़ा होगा। अगर मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो उसके लिए यूनिट भी थोड़ा बढ़ाना होगा ना, इसलिए ग्राम में लिखते हैं। 1 मोल आप समझ सकते हो, इतना बड़ा नंबर, तो 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल एटम या मॉलिक्यूल का मास निकालना है उसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में। बट छोटे 1 एटम, 2 एटम, 1 एटम का मास कितना होगा अंदाजा भी नहीं लगा सकते ग्राम में अगर इसको एक्सप्रेस करते हो। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास पता है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास AMU में अगर हम बोलते हैं तो, या इलेक्ट्रॉन का अगर मास बोलना है तो 0.000555 U होता है। ग्राम में कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास पता है, बताए थे ना आप लोगों को, 9.1 into 10⁻⁻31 kg। ग्राम में बोल दो तो कितना हो जाएगा, 9.1 into 10⁻⁻28 ग्राम। तो इतना छोटा मैग्नीट्यूड, ये तो बहुत ही छोटा वैल्यू है, क्योंकि -31 है। अब इतना -31 है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास हम बता रहे हैं, हम लिखवाए भी हैं आप लोगों को। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना अगर छोटा है मैग्नीट्यूड में, तो उसके लिए इतना बड़ा यूनिट लगाने की क्या जरूरत है, उसको AMU में बोलो ना भाई। तो उसी तरह 1 एटम का जो मास होता है आपका मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए ग्राम और केजी में अगर निकालो तो बहुत ही छोटा होता है। तो अगर हमको, जैसे कि हम आपको बोलेंगे कि जालना से औरंगाबाद का डिस्टेंस क्या होता है या पुणे का क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जो है आप उसको किसमें बोलोगे, उसको क्या 50,000 मीटर बोलेंगे क्या, 50,000 मीटर तो नहीं बोलेंगे, ये तो गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। उसको किलोमीटर में बोलो। तो जितना बड़ा अगर मैग्नीट्यूड होगा, जैसे कि आप दूध मांगते हो तो 1000 मिलीग्राम दूध नहीं मांगते हो, या 1000 मिलीलीटर दूध नहीं मांगते हो, सीधा बोलते हो 1 लीटर दूध दे दो भाई। तो जिस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड में हम लोग बात करते हैं उसी अकॉर्डिंग हम लोग यूनिट भी यूज करते हैं। अगर छोटा मैग्नीट्यूड है तो छोटा यूनिट, अगर बड़ा यूनिट है तो बड़ा आपका, उसके लिए बड़ा मैग्नीट्यूड के लिए बड़ा यूनिट यूज करेंगे। तो एटॉमिक मास मतलब होता है 1 एटम, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, उस केस में हम लोग AMU, और 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल के लिए यूज करेंगे ग्राम। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर यहाँ तक। यहाँ तक कॉपी करो, जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप क्लियर है यहाँ तक।
देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे कि ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, समझो आप। ये जो एएमयू टर्म क्या होता है इसको तो समझेंगे। एएमयू को, एएमयू स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू क्या होता है? एएमयू स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। इसको शॉर्टेड वर्जन में यू भी लिख सकते हैं, शॉर्टेड वर्जन में यू भी लिखते हैं। एएमयू को और शॉर्टेड वर्जन करके क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं। यू को हम लोग यूनिफाइड मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। तो एएमयू की जगह यू, सिंगल यू यूज करो चलेगा, ठीक है, क्योंकि वही चीज है एएमयू का। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है? ये तो पहली बात तो ये यूनिट किसका है? मास का है। और ये मास का यूनिट बनाया गया, स्पेशल तरीके से बनाया गया। क्वेश्चन क्या था कि एएमयू में कब ये आया, जब हम लोग, आपको पता है कि हर एक एलिमेंट जो है आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम से ग्रुप होके बनता है। जैसे आयरन एलिमेंट जो है, आयरन एलिमेंट कैसे बना हुआ है? जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम, आयरन एटम से जब एग्रीगेट हुआ हो तब आयरन एलिमेंट बना है। तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम, जैसे कि मान लो आपको सपोज मान लो कि एक कैल्शियम एटम का, मान लो ये एक कैल्शियम एटम है, सपोज एक कैल्शियम एटम है। इस कैल्शियम एटम का आपको मास निकालना है, ठीक है। या मान लो एक सोडियम एटम है, सपोज एक सोडियम एटम है, एक सोडियम एटम है। इस सोडियम एटम का आपको मास निकालना है। तो 1700 सेंचुरी और 1800 सेंचुरी में बड़ा ही चैलेंजिंग जॉब था, ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था कि एक एटम का आखिर कैसे मास निकाला जाए। इट इज वेरी टफ जॉब। आखिर एक एटम का हम लोग कैसे मास निकालें? एक एटम तो दिखता भी नहीं है, बहुत ही छोटा होता है। एटम इज वेरी 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 स्मॉल विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। तो कैसे करें? अब ये तो जनरल तरीके से निकाल नहीं सकते हैं कि हम इसको उठाएं, टच किए, इसको टच भी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, टच कैसे करोगे? ऐसा थोड़ी, अगर टच कर भी लिए तो हम जाके बीम बैलेंस वेटिंग मशीन में रख दें और डिफ्लेक्शन बता दें डिजिटल तरीके से, ये रखोगे तो कुछ डिफ्लेक्शन होगा भी नहीं। इतना छोटा, इतना छोटा, इतना कम मैग्नीट्यूड वाला मास है, वो ग्राम में रहता है, वो केजी ग्राम में ही रहता है। आपका जो बीम बैलेंस जो जनरल यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो उसमें आप उससे आप नहीं निकाल सकते हो। तो बड़ा ही चैलेंजिंग जॉब था किसी साइंटिस्ट के लिए 1700 से 1800 सेंचुरी में, किसी एलिमेंट के एक एटम का कैसे मास निकाला जाए, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का कैसे मास निकाला जाए। It was very challenging job for all the scientists who discuss or who find out the mass of one atom or one molecule. बड़ा टफ जॉब हो गया था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक यूनिट बनाया कि अगर किसी एटम के बारे में मास निकालना है तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड एटम बना के, एक स्टैंडर्ड एटम को मान के इन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया। वो स्टैंडर्ड एटम क्या था? वो स्टैंडर्ड एटम जो था, ऐसे तो पहले बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन हुआ एटम चूज करने में, तो लास्टली जो स्टैंडर्ड एटम यूज हुआ या चूज किया गया, पहले हाइड्रोजन एटम भी आया, पहले ऑक्सीजन भी आया, तो वो सब फ्रैक्शनल टाइप का आपका दे रहा था। मास कैसे दे रहा था? फ्रैक्शनल टाइप का। एक बार हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड बना के कंपेयर करके सबका निकाला गया, एक बार ऑक्सीजन एटम को स्टैंडर्ड बना के निकाला गया सारे एटम का एटॉमिक मास, ठीक है। तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू दे रहा था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा था, एक अच्छा नेचुरल और होल नंबर के फॉर्म में नहीं दे रहा था। इसलिए इन्होंने चेंज करते करते लास्ट में स्टैंडर्ड एटम जो बनाया, उन्होंने स्टैंडर्ड एटम किसको मान के चला? उन्होंने स्टैंडर्ड एटम कार्बन एटम को बनाया, कार्बन एटम, कार्बन 12 आइसोटॉप्स के एटम्स को बनाया। एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स को बनाया, ठीक है। एटम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स को स्टैंडर्ड एटम मान के इन्होंने एक यूनिट बनाया कंपेयरिंग करके। अब कार्बन 12 आइसोटॉप्स के एक एटम को, ठीक है, स्टैंडर्ड बना के इन्होंने एएमयू का वैल्यू बनाया। तो 1 एएमयू कैसे एक्सप्रेस होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन? तो अगर डेफिनेशन की बात करें 1 एएमयू होता क्या है, तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन है कि 1 एएमयू इज इक्वल टू होता है 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। इसे बोलते हैं हम लोग क्या? एएमयू। 1 एएमयू इसी को डिफाइन करते हैं। 1 एएमयू क्या होता है? 1 एएमयू कैसे डिफाइन करते हैं? 1/12 टाइम्स मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप, इसी को 1 एएमयू बोलते हैं। और इसी के बेसिस पे सारे एलिमेंट के एक एक एटम, दो एटम
सारे एटम का मास निकाला गया। चाहे आयरन का एक एटम का मास पूछ लो, चाहे आप सोडियम का एक एटम का मास पूछ लो, चाहे कैल्शियम का, पोटेशियम का, सारे एक एक एटम का मास निकाला बाय द एज्यूमिंग, बाय द मेकिंग द स्टैंडर्ड एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। और कार्बन 12 आइसोटॉप्स को 1/12 टाइम से डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? तो इसको 1 बनाना था, ठीक है, उसको 1 बनाना था। तो 1 AMU कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब कि कार्बन 12 आइसोटॉप कितना पार्ट लिया गया, जैसे कार्बन का देखा जाए, इसको देखा गया तो 1, ठीक है, तो 1 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट, 9 10 11 12, ऐसा 12 पार्ट था। तो कार्बन 12 आइसोटॉप्स जो था, कार्बन 12 आइसोटॉप्स के एटम्स का उन्होंने एक पार्ट लिया, एक पार्ट, और एक पार्ट एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स का एक पार्ट लिया। उस एक पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 AMU बोलते हैं। 1 AMU आया समझ में? इसी को हम लोग 1 AMU साइंटिस्ट लोगों ने एज्यूम किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको एब्सोल्यूट वैल्यू बनाना था, उनको होल नंबर में लाना था, समझे? तो 1 AMU कैसे डिफाइन होता है? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। इससे कंपेयर कर करके सारे एलिमेंट के एक एक एटम का उन्होंने मास निकाला। इसी तरह से सारे कंपाउंड का एक एक मॉलिक्यूल का भी मास निकाला साइंटिस्ट लोग ने। आया समझ में? दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट बाय एज्यूमिंग द स्टैंडर्ड एटम, दैट इज एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। कार्बन 12 आइसोटॉप क्यों लिया? क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, इसका अबंडेंट बहुत ही ज्यादा है। ऐसे कार्बन 13 आइसोटॉप भी होता है, 14 भी होता है, बट वो सब एक रेडियो एक्टिव है और एक ज्यादा परसेंटेज में अबंडेंट में मिलता नहीं है नेचर में। तो हम लोग कार्बन 12 आइसोटॉप लिए क्योंकि इजिली अवेलेबल है, सेपरेबल है, ठीक है। तो ये इसका एक एटम का 1/12 टाइम से जो डिवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड 1 AMU। आया समझ में? क्लियर हुआ? समझ में आया क्या? अब क्या किया, इस वैल्यू से सारे एलिमेंट के एक एक एटम को कंपेयर किया गया, सारे एलिमेंट को कंपेयर किया गया। अब इसको समझाने के लिए कैसे कंपेयर किया, इसको समझाने के लिए हम आपको एक रेफरेंस एग्जांपल लेते हैं, एक रेफरेंस एग्जांपल लेते हैं। वो रेफरेंस एग्जांपल क्या आप समझो पहले। वो रेफरेंस एग्जांपल हम सिर्फ समझाने के लिए ले रहे हैं, नोट करने की जरूरत नहीं। वो रेफरेंस एग्जांपल से समझाते हैं आपको। रेफरेंस एग्जांपल क्या है समझो आप, रेफरेंस एग्जांपल समझो आप। देखिए रेफरेंस एग्जांपल क्या है। देखिए अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज 1 kg, तो क्या आप डिफाइन कर सकते हो? अगर मैं पूछूं व्हाट इज 1 kg, क्या आप डिफाइन कर सकते हो व्हाट इज 1 kg? डिफाइन कर सकते हो क्या कि 1 kg कितना है? कैसे डिफाइन करोगे? 1 kg डिफाइन कर ही नहीं सकते हो। व्हाट इज 1 kg आप डिफाइन कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये आपका एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। ये जब 1 kg जब डिराइव हो रहा था, 1 kg जब 1700 सेंचुरी में, 1800 सेंचुरी में जब ये डिराइव हो रहा था, तो 1 kg कभी भी डिफाइन नहीं किया गया, 1 kg एज्यूम्ड किया गया। इट इज नॉट एब्सोल्यूट टर्म, इट इज अ रिलेटिव टर्म। जब हम लोग मास, जब साइंटिस्ट ने सोचा किसी का वेट कैसे मेजर किया जाए, तो वेट मेजर करने के लिए इन्होंने एक स्टैंडर्ड सिलेंडर बनाया। जब मास मेजर करने के बारे में सोचा साइंटिस्ट लोग ने, ये बात कब का है? 1800 सेंचुरी का, 1700 सेंचुरी का। मास मेजर करने के लिए सोचा कि किसी का मास कैसे बताया जाए, उसको मास मेजर करने के लिए इन्होंने एक रेफरेंस, एक स्टैंडर्ड सिलेंडर बनाया। इन्होंने क्या बनाया? एक स्टैंडर्ड सिलेंडर बनाया, एक स्टैंडर्ड सिलेंडर बनाया, ठीक है। वो स्टैंडर्ड सिलेंडर किससे बनाया था? एलवाई से बनाया था। वो एलवाई क्या था आपका? प्लेटिनम और इरिडियम, प्लेटिनम प्लस इरिडियम, प्लेटिनम प्लस इरिडियम से उन्होंने एक स्टैंडर्ड सिलेंडर बनाया, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड सिलेंडर आज भी आपका पेरिस के म्यूजियम में रखा हुआ है। अब ये सब फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा कि 1 kg क्या होता है, 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकंड क्या होता है। बस हम एक रेफरेंस एग्जांपल से, इसके हेल्प से कैसे सारे एलिमेंट का एक एक एटम का मास निकाला गया, कैसे किसी कंपाउंड का एक एक मॉलिक्यूल का मास निकाला गया, उसको समझाने के लिए मैंने एक रेफरेंस एग्जांपल ले रहा हूं। 1 kg में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 kg कैसे डिफाइन किया। तो 1 kg डिफाइन नहीं किया गया, 1 kg एज्यूम्ड किया गया है। 1700 सेंचुरी और 1800 सेंचुरी की बात बता रहा है। साइंटिस्ट लोग ने सोचा कि किसी का मास अगर वेट मेजर करना है तो कैसे मेजर किया जाए, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सिलेंडर बनाया। वो स्टैंडर्ड सिलेंडर प्लेटिनम और इरिडियम एलॉय के हेल्प से बनाया और आज की भी डेट में पेरिस के म्यूजियम में रखा हुआ है। अब इसके हेल्प से किसी का भी वेट निकालना, तो इसके हेल्प से कंपेयर करके हम किसी का भी वेट बता सकते हैं। तो ये क्या करते थे कि इन्होंने इसी तरह से एक बीम बैलेंस बनाया, कंपेयरिंग वाला टर्म बना लिया, ठीक है। इस तरह से डिफ्लेक्शन वाला टर्म बना लिया,
इसी का मास निकालना है, तो इन्होंने इस तरह से डिफ्लेक्शन वाला टर्म बना लिया, तराजू जिसको बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, ठीक है, बीम बैलेंस को बोलते हैं, वेटिंग मशीन। तो इन्होंने क्या कि जैसे मान लो किसी का आपको वेट निकाला, सपोज मान लो कि आपका सपोज कोई कार है, सपोज कोई कार है, सपोज ठीक है, कोई कार है BMW कार, या मान लो कि i10 V10 कोई कार है, या स्विफ्ट डिजायर करके कार है, ठीक है। मान लो ये कार का आपको वेट निकालना है, ये कार का वेट निकालना है सपोज, तो ये क्या करेंगे, एक हैंड में, ठीक है, इस वेटिंग मशीन के हैंड में, वेटिंग मशीन है, समझो इस चीज को, वेटिंग मशीन की एक हैंड में कार रख देंगे और दूसरे हैंड में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से सैंपल बहुत सारा स्टैंडर्ड सिलेंडर का 150 सैंपल ऑफ सिलेंडर है। अब क्या करेंगे, दूसरे हैंड में इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड सिलेंडर को रखना शुरू करेंगे, स्टैंडर्ड सिलेंडर को हम लोग रखना शुरू करेंगे। और कब तक रखेंगे, रखते जाएंगे, कब तक रखेंगे स्टैंडर्ड सिलेंडर को, जब तक कि इस वेटिंग मशीन का डिफ्लेक्शन क्या नहीं हो जाए, इक्वल ना बता दे, तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड सिलेंडर रखते जाएंगे, जब तक रखते जाएंगे तब तक कि आपका इस वेटिंग मशीन का डिफ्लेक्शन क्या नहीं बता दे, डिफ्लेक्शन आपका सेम नहीं बता दे, डिफ्लेक्शन जो है आपका सेम नहीं बता दे, तब तक रखते जाएंगे। और रखते रखते पता चला कि वेट ऑफ दिस कार, वेट ऑफ कार जो निकाले हैं, इस वेट ऑफ कार, कोई भी कार का नाम ले लो, कार ए लिख देते हैं, वेट ऑफ कार ए कितना आया, ये आया आपका, सपोज ये वेट जो आया ये आपका आया, सपोज मान लो कि 450 टाइम्स ऑफ 450 टाइम्स ऑफ दिस सिलेंडर, स्टैंडर्ड सिलेंडर के बराबर आया, स्टैंडर्ड सिलेंडर के बराबर आया समझ में। तो वेट ऑफ कार ए क्या हो गया, 450 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड सिलेंडर। इसी तरह से कोई अगर पूछ ले, अगर मेरा ही वेट पूछ लो, वेट ऑफ 80 सर, अगर 80 सर का वेट पूछोगे तो हम क्या करेंगे, अब फिर से क्या किया होगा, एक इस वेटिंग मशीन के एक हैंड में मेरे को खड़ा कर दिया हुआ, दूसरे हैंड में इसी तरह से स्टैंडर्ड सिलेंडर को रखना शुरू किया 1 by 1, और पता चला कि जब 70 सिलेंडर रखा गया स्टैंडर्ड सिलेंडर, तो वो स्टैंडर्ड सिलेंडर हमारे ये डिफ्लेक्शन सेम बता दिया, जब 70 सिलेंडर रख दिया गया तो ये डिफ्लेक्शन इक्वल बता दिया। तो मेरा वेट क्या हो गया, वेट ऑफ 80 सर 70 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड सिलेंडर। इसी तरह से बड़े बड़े, अगर मान लो कि आपको वेट निकालना है, सपोज वेट ऑफ, सपोज किसी का भी निकालना है, सपोज वेट हमको निकालना है कि आपका किसी का भी बोल दो, वेट किसका निकालना है, मान लो कि कोई भी LG टीवी का निकालना है, या कूलर का निकालना है, किसी चीज का भी, या वेट ऑफ सोफा निकालना है, तो सोफा एक हैंड में रखोगे, एक हैंड में सोफा रखोगे, दूसरे हैंड में स्टैंडर्ड सिलेंडर रखना शुरू करोगे। पता चला कि जब 250 या 200 जब हम लोग सिलेंडर रखे स्टैंडर्ड सिलेंडर, तो डिफ्लेक्शन इक्वल हो गया, तो हम लोग वेट ऑफ सोफा क्या बोल देंगे, वेट ऑफ सोफा हो जाएगा 200 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड सिलेंडर। तो किसी का भी वेट अगर आपको निकालना है तो आप एक हैंड में उसको रखो और दूसरे हैंड में आप स्टैंडर्ड सिलेंडर रखना शुरू करो। कब तक रखो, जब तक कि डिफ्लेक्शन इक्वल ना हो जाए। ऐसे ही करते हैं हम लोग, वेट ऐसे ही मेजर करते हैं। बट ये स्टैंडर्ड सिलेंडर बोलना सही लग रहा था क्या, ये स्टैंडर्ड सिलेंडर बोलना सही लग रहा है। अगर कोई मेरा वेट पूछेगा तो हम बोलेंगे 70 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड सिलेंडर, या कोई किसी का भी वेट पूछा कि बताओ वेट, हाथी बताओ एलिफेंट कितना होता है, या टाइगर का वेट ऑलमोस्ट कितना होता है, तो हम बोलेंगे कि 500 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड सिलेंडर। तो ये सब बड़ा एब्सर्ड लग रहा था, इनकन्वीनियंट लग रहा था। तो इनकन्वीनियंट, बाद में साइंटिस्ट ने सोचा कि स्टैंडर्ड सिलेंडर बोलना सही नहीं लग रहा है, तो इसी स्टैंडर्ड सिलेंडर का वेट इन्होंने बोल दिया कि ये 1 kg है। इसी स्टैंडर्ड सिलेंडर का इन्होंने क्या नाम बना दिया, 1 किलोग्राम। ये स्टैंडर्ड सिलेंडर कितने के बराबर हो गया, बाद में कुछ सालों बाद इन्होंने बता दिया कि यही स्टैंडर्ड सिलेंडर 1 kg के बराबर है। मतलब कि अगर आपको आप पूछेगा वेट ऑफ कार ए, तो क्या हो जाएगा 450 टाइम्स ऑफ 1 kg, मतलब 450 kg हो जाएगा। मेरा वेट पूछेगा वेट ऑफ 80 सर, तो कितना हो जाएगा 70 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड सिलेंडर का वेट कितना मान लिया गया बाद में 1 kg, तो 70 kg हो गया। वेट ऑफ इसी तरह सोफा मान कितना हो जाएगा 200 kg। तो किसी का भी वेट अगर आपको निकालना है तो इस तरह से हम लोग कंपेयरिंग करके निकाला गया, और बाद में इसी स्टैंडर्ड सिलेंडर को 1 kg का नाम दे दिया। बाद में स्टैंडर्ड सिलेंडर था और बाद में इसी स्टैंडर्ड सिलेंडर का नाम इन्होंने 1 kg दे दिया। तो इस तरह से मास मेजर जो बनाया गया, मास जब मेजर करने की बारी आया तो साइंटिस्ट ने जो मास वेट निकाला यूनिट, इस तरह से यूनिट का डिस्कवरी हुआ। तो 1 kg कोई भी एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है, एक एज्यूम टर्म है।
स्टैंडर्ड सिलेंडर बनाया गया, उसी को बाद में 1 kg बोल के, और इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो हम लोग वेट बनाया गया 2 kg 5 kg पाउंड, इसी के बेसिस पे सारा धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब इसी के बेसिस आपको ये समझ में आ गया तो हमको बड़ा आसानी होगा कि किस तरह से किसी भी एलिमेंट का एक एक एटम का कैसे निकाला गया है आपका वेट, कैसे एटॉमिक मास निकाला गया। इन शॉर्ट हम बोले कि हर एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे निकाला गया, मतलब एक एक एटम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे निकाला। तो इसी तरह से इसको कंपेयर किया गया, इस स्टैंडर्ड एटम से कंपेयर किया गया। एक साइड में क्या रखा गया, एटम 1 एटम ऑफ कार्बन 12, एक साइड में जिसका भी निकालना है, जैसे कि मान लो कि आपको निकालना है 1 कैल्शियम एटम का वेट निकालना, तो एक साइड में हम लोग क्या निकाल देंगे, एक हैंड में हम रख देंगे 1 कैल्शियम एटम। अब ये इंस्ट्रूमेंट तो यूज नहीं किया होगा, कोई अलग टाइप का सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया होगा, ठीक है। तो एक हैंड में हम लोग क्या रख देंगे, एक कैल्शियम एटम रख देंगे। मान लो एक कैल्शियम एटम का वेट निकालना है तो एक साइड में 1 कैल्शियम एटम रख देंगे। दूसरे एंड में क्या करेंगे, हम लोग 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप रखना स्टार्ट करेंगे, रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे। कब तक रखेंगे, जब तक कि दोनों हैंड का डिफ्लेक्शन इक्वल ना बता दे। जैसे ही मान लो कि 40 टाइम्स बता दिया तो हम बोल देंगे कि द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम, द मास ऑफ 1 कैल्शियम एटम इज इक्वल टू 40 टाइम्स ऑफ 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स, क्योंकि 1/12 भी लेके चलना है, ये भी लेके चलना है, ठीक है, इसको भी लेते हुए चलना आगे। आ रहा है समझ में, क्लियर हुआ। तो इसको मिटा दे, ये बस एक रेफरेंस एग्जांपल लिए, इसको उतारने की जरूरत नहीं है, बस को समझ लो, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको बस हम रेफरेंस एग्जांपल का हेल्प लिए जिससे हम बता सकेंगे कि कैसे निकाला गया साइंटिस्ट लोगों ने, फिर आपको समझ में आएगा। ये सब एक्सपेरिमेंटल चीज है, इसको अगर हमको अच्छे से समझाने के लिए ये सब रेफरेंस एग्जांपल लिए, तो ये इसको उतारने की जरूरत नहीं है, ये कोई पूछता नहीं है, जस्ट हम एग्जांपल लिए, ठीक है। इसको नोट मत करना, इसको बस समझ लो। अब ये समझ में आ गया तो हम बड़ा आसानी से किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल के आपको बता सकते हैं। क्लियर हुआ कि किस तरह से निकाला गया एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। इसको कॉपी करो जल्दी से।